नमस्कार। आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जिन वादों पर चर्चा कर रहे थे उनको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमने एजुकेशन फिलोसफी की जब चर्चा करी थी तो वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड देयर रिलेवेंस इन एजुकेशन पे बात करी थी। इससे पूर्व की जो व्याख्यान श्रृंखला है उस पे हम आइडियलिज्म, आदर्शवाद और शिक्षा का आपसी संबंध क्या है उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तदुपरांत हमने रियलिज्म, वास्तविकतावाद पर चर्चा करी और आज के इस व्याख्यान में हम नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी। इस पे हम चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवाद आखिर है क्या है, प्रकृतिवादियों ने शिक्षा का क्या संकल्पना दी है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और प्रकृतिवाद के जो मानने वाले लोग हैं वो शिक्षा को किस रूप से देखते हैं। तो इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद का जो कॉन्सेप्ट है या प्रकृतिवाद के जो जनक, जिन्हें हम कहेंगे जो जन्मदाता थे, जिन्होंने प्रकृतिवाद की संकल्पना दी थी, वो रूसो थे। और रूसो का प्रकृतिवाद जो है वो अपने आप में ही काफी चर्चित है। रूसो की अपनी एक पुस्तक थी एमिल, उसमें उन्होंने काफी विस्तृत में अपने जीवन के बारे में और किस प्रकार से प्रकृतिवाद के वो पोषक बने या अनुचर बने उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो आइए आज हम रूसो के प्रकृतिवाद पर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकृतिवाद आखिर है क्या, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब्द से ही किसी भी आगे जो शब्द के अनुसार ही उसकी संकल्पना और उसमें क्या समाहित होगा इसके बारे में थोड़ा सा पूर्व अनुमान लग जाता है। तो जब प्रकृतिवाद के अर्थ की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रकृतिवाद में प्रकृति शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं, एक भौतिक प्रकृति और दूसरी मानव प्रकृति। भौतिक प्रकृति अर्थात धरती, आकाश, वायु, जल एवं अग्नि निर्मित स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण के साथ मनुष्य का विकास एवं प्रगति तथा मानव प्रकृति से अभिप्राय मनोविज्ञान। भौतिक प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो भौतिक प्रकृति में जैसा कि मैंने आपसे कहा, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि से निर्मित जो स्वाभाविक प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनुष्य जो विकास करता है और जो प्रगति करता है वो भौतिक प्रकृति होती है। और दूसरी प्रकृति है मानव प्रकृति। मानव की जो प्रकृति है वो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, यानी मनुष्य की प्रकृति उसके मन से जुड़ी हुई है। मनोविज्ञान में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। प्रकृतिवाद की परिभाषा, जब हम प्रकृतिवाद के अर्थ को समझ लेते हैं तो किसी भी प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद की परिभाषा है उसको जान लेना भी अनिवार्य है। यहाँ मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ थॉमस एम लेंग के अनुसार प्रकृतिवाद क्या है। थॉमस एम लेंग कहते हैं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिकता नहीं। यानी जो प्रकृतिवाद को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो मन है वो पदार्थ के अधीन मानते हैं उसको, और पदार्थ के अधीन मान करके ये विश्वास करते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि जो अंतिम वास्तविकता है वो भौतिकता है, आध्यात्मिकता नहीं। तो यहाँ हम ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रकृतिवाद जो है वो आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्य मानता है। और उसके बाद में हम जब रियलिज्म हमने पढ़ा तो रियलिज्म में हमने चर्चा करी कि जो वास्तव में जो वस्तु है, यानी जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं और जिसे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो वास्तविकता है, वो रियलिज्म है, उसे हम स्वीकार करते हैं। आदर्शवाद में आध्यात्मिकता को, यानी अंतिम सत्य आध्यात्मिकता है। और यहाँ जब प्रकृतिवाद पर हमने चर्चा करी तो प्रकृतिवाद में हम कह रहे हैं कि जो अंतिम वास्तविकता है वो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक नहीं है। इस प्रकार से जब अब हम शुरू से जो चर्चा करते आ रहे हैं वहां पे आप लोगों के सामने एक ये और आप इसे समझ सकते हैं कि आदर्शवाद, उसके बाद में वास्तविकतावाद और अब प्रकृतिवाद जो हम पढ़ रहे हैं उनका जो बेसिक यानी जो मूलभूत जो अंतर है वो भी आप साथ साथ में इसके अंतर को भी समझने में सक्षम हो जाएंगे।
और आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा क्या है। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वो है शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र, यानी शिक्षा को दर्शन किस प्रकार से प्रभावित करता है या शिक्षा दर्शन शास्त्र के अनुसार शिक्षा क्या है। तो अभी हम प्रकृतिवाद पर आधारित शिक्षा क्या है, कैसी है और किस प्रकार से ये कार्य करती है इसको समझ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की चर्चा करते समय यह समझ लेना आवश्यक है कि भौतिक, यांत्रिक और जैविकीय तीनों ही रूप में प्रकृतिवादी शिक्षा नहीं है, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध शैक्षिक दार्शनिक रूसो ने 18वीं सदी में परंपरागत शिक्षा पद्धति के विरोध में एक अलग विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बालक की संपूर्ण शिक्षा को उसके स्वयं के अनुभव द्वारा दिए जाने का शिक्षा में नवीन सिद्धांत प्रकृतिवाद का प्रतिपादन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि मैंने अभी कहा, प्रकृतिवाद जो है वो भौतिक, यांत्रिक और जैविकीय तीनों ही रूप में प्रकृतिवादी शिक्षा नहीं है, अपितु जो प्रसिद्ध, मैंने जैसे अभी भी आपसे कहा कि रूसो जो है वो प्रकृतिवाद के जनक रहे हैं और उन्होंने जो सदियों से, जो एक वैदिक काल से या जो प्राचीन काल से एक शिक्षा की संकल्पना चली आ रही थी, उस शिक्षा की परंपरागत संकल्पना के विरोध में जाकर के एक अलग विचारधारा को जन्म दिया और इस प्रकार से वो जो विचारधारा थी उसको नवीन सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया और उसका नाम दिया प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है वो उसमें मूल जो उसका शिक्षा का आधार है वो कहा गया है कि बालक की संपूर्ण शिक्षा को उसके स्वयं के अनुभव द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा ही प्रकृतिवाद की शिक्षा है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है, रूसो शिक्षा को बाल केंद्रित मानते हैं। जैसा कि अभी कहा कि रूसो प्रकृतिवाद के जनक रहे हैं, तो रूसो जो है वो शिक्षा को बाल केंद्रित मानते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया बालक के अनुसार होनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा रूसो द्वारा शिक्षा में नरसंगिक विकास को महत्व दिया गया है। वास्तविक शिक्षा वह है जिसने बालक को उसकी रुचि, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि और क्षमताओं के अनुसार विकास करके जीवन को सुखमय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। यानी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित वर्तमान समय में भी है। जब हम प्राचीन काल की या वैदिक काल की बात करते हैं तो उस समय शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षा के केंद्र में शिक्षित था। लेकिन आज वर्तमान में शिक्षा के केंद्र में बालक है। रूसो भी कहते हैं कि शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक होना चाहिए, यानी कि बालक को ध्यान में रख करके, बालक को केंद्र बिंदु में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए? बालक के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जो रूसो है वो शिक्षा में नरसंगिक विकास को महत्व देते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ये नरसंगिक विकास क्या है? नरसंगिक विकास है कि स्वतः प्रकृति की गोद में अपने आप अनौपचारिक रूप से जो विकास होता है उसे हम नरसंगिक विकास कहते हैं। वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें बालक को उसकी रुचि, स्मृति, बुद्धि और क्षमताओं के अनुसार विकास करके जीवन को सुखमय बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसमें एक चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं, या एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि रूसो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो अनुशासन में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के लिए कोई एक चार दीवारी में नहीं होनी चाहिए। और यदि हम इसको समझना चाहें तो हम ये भी मान सकते हैं कि रूसो नहीं चाहते थे, या रूसो के जो फिलॉसफी है नेचुरलिज्म, उसमें ये स्वीकार किया गया है कि जो शिक्षा है वो स्वतः और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चार दीवारी में विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को रूसो शिक्षा नहीं मानते। रूसो मानते हैं कि बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना चाहिए। वो प्रकृति की गोद में स्व अनुभव, स्व प्रयोग और करके कुछ करने के बाद में क्रिया के माध्यम से जो सीखेगा वो वास्तविक शिक्षा है। अर्थात
बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए। उसे आप यदि ये कहते हैं कि ये आग है, इसको नहीं छूना है, इससे आप जल जाएंगे, यदि आप उसे किसी और वस्तु के बारे में कहते हैं कि ये पेड़ है और इस पेड़ पे आपको नहीं चढ़ना क्योंकि इसकी डालियां जो है वो बहुत ही कोमल है और आपका भार वहन सहन नहीं करेंगी, आप गिर जाएंगे, नहीं, रूसो नहीं चाहते कि इस प्रकार से जो हमारा बालक है उसको कोई अनुशासन बताया जाए, उसको उसके लिए नियम और सिद्धांत बनाए जाए। रूसो कहते हैं कि बालक को अग्नि से स्वयं अनुभव करने, यानी वो जब छूने जाएगा और उसको उसकी ताप लगेगी या उसको जलन होगी तो वो स्वतः ही इस सिद्धांत को समझ जाएगा कि जो अग्नि है वो जला देती है और उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे ही वह स्वयं यदि गिर जाएगा, कहीं से भी खेलते हुए गिर जाएगा, पेड़ पे चढ़ते हुए गिर जाएगा, किसी और कारण से गिर जाएगा, गिरने से जो उसे चोट लगेगी उस चोट को अनुभव करके आगे से वो उस कार्य को नहीं करेगा। अर्थात यानी रूसो कहते हैं कि प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए, जो जैसे हो रहा है। आप मत बताइए कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, आप मत बताइए कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, उसे खुद अनुभव करने दीजिए। वो अनुभव करेगा, गिरेगा, पड़ेगा, लगेगी, दौड़ेगा, सीखेगा, जलेगा, कटेगा, तब उसे अनुभव होगा और वो उसके जीवन का वास्तविक ज्ञान होगा। और ये जो परिभाषा है शिक्षा की, वो रूसो ने अपनी पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया आपको, एमिल उनकी पुस्तक रही है, उसमें भी उन्होंने उस परिभाषा को लिखा है। यहाँ थोड़ी सी रूसो के ऊपर में प्रकृतिवाद उन्होंने क्यों दिया, इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगी। रूसो का प्रकृतिवाद जो है वो उनके अपने जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। रूसो जो है वो जो बचपन में बहुत ही बाल्य अवस्था में थे, उसी समय उनकी माता का देहांत हो गया। ऐसा विवरण उनकी जो पुस्तक है एमिल, उसमें मिलता है कि रूसो का बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया और माता के देहांत के बाद में जब उनके पिता ने पुनर्विवाह किया, दूसरा विवाह कर लिया, तो उनकी सौतेली माँ जो थी वो उन्हें बहुत प्रताड़ित करती थी, उन्हें कठोर अनुशासन में रखती थी, उन्हें दंडित करती थी और उनकी शरारतों पे या उनकी गलतियों पे उनके पिता भी उनको शारीरिक दंड देते थे और कठोर अनुशासन में रहते थे। वो बाल्य मन पर, बाल्य अवस्था में उनके ऊपर जो अनुशासन का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके कारण शायद रूसो जो है वो प्रकृतिवाद और अनुशासन के विरुद्ध हो गए और स्वतंत्रता में विश्वास रखने लगे। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको विभाजित किया गया है, यानी शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य हैं। प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्यों में रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सही अर्थ में मनुष्य बनाना है। देखिए, एक बात तो यहाँ पे तय है कि चाहे कोई भी वाद हो और कोई भी शिक्षाविद हो और कोई भी दार्शनिक हो, और शिक्षा चाहे वैदिक काल की रही हो, चाहे ब्रिटिश काल की रही हो, चाहे मुगल काल की रही हो, चाहे आधुनिक काल की रही हो और चाहे आज विज्ञान और तकनीक के युग की रही हो, शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सही मायने में बालक को सही अर्थ में मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी, यानी उसको मानव बनाना है। उस मानव का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो अलग अलग दार्शनिक है या जो अलग अलग वाद को मानने वाले हमारे जो शिक्षाविद हैं, उनके अपने अनुभव और उनके अपने जीवन दर्शन से जुड़ करके शिक्षा की जो कुछ चीजें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है। मूलभूत तो बात तो यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सही अर्थों में मनुष्य बनाना है। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में बालक के विकास की 4 अवस्थाओं का विभाजन और वर्णन किया है। रूसो ने जब अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, उनका विभाजन किया है और उनका वर्णन किया है। अब ये 4 अवस्था कौन कौन सी है, इन पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो अवस्था दी, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, बालक का जन्म होता है, तो जो पहली उसकी अवस्था होती है वो होती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था का विकास, वो शिशु होता है और शिशु से शैशव अवस्था की तरफ वो बढ़ता है। शैशव अवस्था के बाद में जो दूसरे विकास की का जो चरण है या जो अवस्था है वो है बाल्य अवस्था का विकास, यानी शैशव से
वो बालक बाल्य अवस्था, उसका बचपन आ गया है तो बाल्य अवस्था का विकास आ जाएगा। बाल्य अवस्था के बाद में तीसरी अवस्था की जो उन्होंने बात करी है अपनी पुस्तक में भी, वो उनका है किशोर अवस्था का विकास। जब बाल्य अवस्था से बाहर निकल जाता है, यानी 18 से 19 वर्ष के बाद की जो उनकी आयु होती है वो किशोर अवस्था का विकास होता है। और किशोर अवस्था के बाद का जो उनका अवस्था आती है बालक की, वो आती है युवा अवस्था की, शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था। इस प्रकार से मुख्य 4 विकास की अवस्थाओं का रूसो ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। बालक के विकास की 4 अवस्थाएं। शैशव अवस्था का विकास। शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक के बालक का शारीरिक विकास, यानी शैशव अवस्था में यदि शिक्षा भी दी जाती है या शिक्षा की संकल्पना की गई है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, तो वो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो बालक के शारीरिक विकास की शिक्षा है। यानी उसको शिक्षा में भी जो शिक्षालय हैं या जो किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी पद्धति है, या जो आज के जो हमारे प्ले स्कूल्स हैं, उन प्ले स्कूल्स में भी बालक को जन्म से लेके 5 वर्ष तक उससे इस प्रकार की क्रियाएं कराई जाती है, इस प्रकार के प्रयोग कराए जाते हैं, इस प्रकार से उसको शिक्षा दी जाती है कि उसमें उसके शारीरिक विकास यानी शारीरिक क्षमता उसकी विकसित होती है। दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है बाल्य अवस्था का विकास, यानी दूसरी अवस्था 5 से 12 वर्ष की तक की होती है और वहां ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा दी जाती है। प्रथम अवस्था में जन्म से 5 वर्ष तक बालक को खेलने कूदने दिया जाता है। उसका जो अध्ययन होता है वो भी खेल कूद से संबंधित होता है, यानी वो खेल खेल में सीखता है और खेल खेल में ही उसका विकास होता है, शरीर का विकास होता है। बाल्य अवस्था की जब हम बात करेंगे तो बाल्य अवस्था में 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा दी जाती है। जो हमारी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी मुख्य जो है वो पूरी जो बात करेंगे हम, तो पूरी जो इंद्रियों की बात करते हैं वो 11 होती है और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ऐसे जोड़ करके 11 हमारी इंद्रियां होती हैं। उन 11 इंद्रियों में 5 से 12 वर्ष तक ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके अंदर आपकी श्रवण क्षमता है, आपकी वाचन क्षमता है, आपकी लेखन क्षमता है, आपकी श्रवण क्षमता है, इनका भी धीरे धीरे और आपकी बुद्धि का विकास किया जाता है। उसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है वो आती है किशोर अवस्था का विकास। 12 से 15 वर्ष की अवस्था तक शरीर एवं इंद्रियों का विकास हो जाता है, इसलिए इस आयु में किशोरों के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में शरीर और इंद्रियों का विकास हो जाता है, बचपन में आपकी हो जाता है। और मनोविज्ञान के अनुसार ये माना गया है कि 12 से 13 और उधर 18 से 19, यानी 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था की अवस्था होती है। बचपन से बाहर निकल करके बालक जो है वो किशोर अवस्था में प्रवेश करता है और किशोर अवस्था में उसके शरीर एवं इंद्रियों का विकास हो जाता है। अब किशोर अवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, वो है उसके व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व में क्या आ जाएगा? व्यक्तित्व में आप किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होगा, किस तरह से आप चीजों को आत्मसात करेंगे, किस तरह से आप समझेंगे, आपका व्यवहार है, आचरण है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित हो जाती है। और जो चौथी अवस्था की बात करी है वो चौथी अवस्था आती है युवा अवस्था का विकास, यानी जो दर्शन शास्त्र में रूसो ने अपना प्रकृतिवाद दिया है उसमें जिन 4 अवस्थाओं की बात कर दी है, विकास की, बालक के विकास की बात करी है, उसमें चौथी अवस्था है और चौथी विकास की अवस्था है युवा अवस्था का विकास। यह अवस्था 15 से 20 वर्ष तक रूसो के अनुसार मानी गई है और इस आयु में बालकों युवाओं में शिक्षा का भावात्मक विकास किया जाता है। यानी युवा अवस्था जो होती है वो भावात्मक विकास के लिए है। और इससे पहले हमने चर्चा करी कि हमारा जो किशोर अवस्था है वो व्यक्तित्व के विकास के लिए है, आपकी बाल्य अवस्था है वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण की अवस्था है, और सबसे पहले जो हमने शैशव अवस्था की बात करी वो हमारे शारीरिक
विकास की अवस्था है। तो इस प्रकार से रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में भी कहा है, और वैसे भी हम चर्चा में कह रहे हैं कि रूसो की जो शिक्षा है वो बालक की 4 जो विकास की अवस्थाएं हैं उसके अनुसार उसको विभाजित किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मैं आशा करती हूं, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको जो ये प्रकृतिवाद है, शिक्षा एवं प्रकृतिवाद है, ये आप आत्मसात कर पाएंगे। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जब उद्देश्यों की, मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य आता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास जिसमें उसकी सारी 11 इंद्रियों का विकास होगा, और 11 इंद्रियों के विकास के साथ साथ बालक की बुद्धि का, उसकी रुचियों का, उसकी आदतों का, उसके आचार का, व्यवहार का, सबका विकास होता है। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट की अवस्था होती है उसके लिए बालक को विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय भी इसका उत्तरदायित्व वहन करता है। दूसरा आ जाता है आपका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट चाइल्ड का, बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास। बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, उस शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर्गत शरीर और मन दोनों का विकास बालक का किया जाता है। और शरीर, स्वस्थ शरीर का विकास होगा या स्वस्थ शरीर होगा तो मानसिक जो हमारी योग्यता है वो भी उसी स्तर पर आगे बढ़ती है। तीसरा हमारा आ जाता है बालक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या होता है? आपके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा होगा कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति यानी कोई भी यदि किसी भी तथ्य को या किसी भी आंकड़ों को या किसी भी चर्चा में यदि हम शामिल होते हैं, वहां से उपलब्ध यदि हमारी व्याख्यान माला है या हमारे प्रश्न पत्र हैं या हमारे कुछ पढ़ने लिखने से संबंधित चर्चाएं हैं, जो जितनी भी चर्चाएं होती हैं उन सबके कारण बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के बाद में बालक ने ज्ञानेंद्रिय अभिवृत्तियों की चर्चा नहीं की, यानी बालक का जो है वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति और उसका शारीरिक और मानसिक अभिवृत्ति है, उनका भी विकास किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक ओरिएंटेशन ऑफ चाइल्ड, बालक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति। वैज्ञानिक अभिवृत्ति से अभिप्राय यह है कि यदि कोई भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है या कोई भी क्रिया वो कर रहा है तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया के पीछे जो छुपे हुए कारण हैं उनको जानना, और उनको जानने के साथ साथ वो विश्लेषण और संश्लेषण के माध्यम से ये पता करना कि अमुक जो कार्य है या अमुक बात है या अमुक क्रिया है वो यदि हो रही है तो उसके होने का कारण क्या है। तो इस प्रकार से जब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन की बात करेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों की बात करेंगे, तो वहां मैं पुनः इसको दोहरा देती हूँ। नंबर 1 बालक का सर्वांगीण विकास, नंबर 2 बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास, नंबर 3 बालक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, और उसके बाद में आपका आता है अपॉर्चुनिटी ऑफ नेचुरल एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड, बालक का स्वाभाविक अभिवृद्धि का विकास। कुछ बालक होते हैं जो बचपन से चंचल होते हैं और वो ऐसे सारे कार्य भी करना चाहते हैं जो उनके लिए निषेध है या उनको नहीं करना है, तो वो जो उनका मेंटल जो आईक्यू लेवल है, शारीरिक अभिवृत्ति है, उसके लिए भी उसका विकास किया जाता है। उसके बाद में आते हैं नॉलेज ऑफ हेल्थ प्रिंसिपल्स, स्वास्थ्य नियमों का ज्ञान प्रदान होना। जो भी बालक की माता है या बालक है उनके लिए ये जरूरी है कि वो स्वास्थ्य के जो नियम है या स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी नियम है उनका ज्ञान प्रदान कर ले और प्राथमिक उपचार अपना कर ले। उसके बाद में आता है व्यवसायिक कौशल का विकास। व्यवसायिक कौशल, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल क्या होती है? वोकेशनल स्किल्स है व्यवसायिक, यानी व्यवसायिक जो कौशल है उन व्यवसायिक कौशलों का विकास भी बालक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से अभी इसमें हमने चर्चा करी कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के, वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, यानी चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट। उसके बाद में फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ चाइल्ड। उसके बाद में हमारी आ जाती है अपॉर्चुनिटी ऑफ नेचुरल एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड। फिर हमारा आता है नॉलेज ऑफ
हेल्थ प्रिंसिपल, स्वास्थ्य संबंधी नियमों पर चर्चा करना, और बाद में हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स, यानी हमने और हमारे बालक ने जो शिक्षा प्राप्त कर दी उस शिक्षा से जुड़ी हुई जो अग्रिम शिक्षा है या आगे की शिक्षा है या उससे जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, उनको एकत्रित करना, उन पर चर्चा करना, उन पर बात करना। ये तो इस प्रकार से मैंने आपको इस आज की चर्चा में बताया कि रूसो की जो पुस्तक थी एमिल, उसमें रूसो के बारे में लिखा गया था और रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम आगामी चर्चा में शामिल करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि निषेधात्मक चर्चा होती क्या है। उसके बाद में है कि स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त करना, वो आ जाएगा, एंड देन व्यवसायिक कौशलों का विकास करना। तो इस प्रकार से आज का जो ये सत्र था, इसमें हमने चर्चा करी कि प्रकृतिवाद है क्या, प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, नेचुरलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म के जनक क्या है, कौन है, हमने चर्चा करी रूसो है। और नेचुरलिज्म के जो जनक रूसो हैं, उन्होंने प्रकृतिवाद को क्यों सपोर्ट किया, वो प्रकृतिवाद के फॉलोअर क्यों रहे, क्योंकि बचपन में वो कठोर अनुशासन और नियम सिद्धांतों के बीच में रहे, तो उन्हें लगा कि नहीं, ऐसे बालक कुंठित हो जाता है, बालक का विकास नहीं होता। उसके साथ साथ हमने जो चर्चा करी है वो ये करी है कि हेल्थ के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उनकी भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने प्रकृतिवाद एवं शिक्षा की चर्चा करी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।